हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड साल्ट प्रिजर्वेशन साल्ट, तो उसके अंदर हम लोगों ने आई में फूड्स के बारे में प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या हैं, वो क्या अफेक्ट डालती है शुगर या साल्ट, जिससे जो फूड प्रोडक्ट है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद हम लोग आज करेंगे भी जैम के बारे में। उस जो हमारे आई में फूड्स है उसके अंदर एक आता है जैम। जैम क्या आप लोगों को पता है? जैम इज द प्रोडक्ट मेड बाय boiling fruit pulp with sufficient sugar to reasonable thick consistency firm enough to hold the fruit tissue in position। ये डेफिनेशन से पता लगता है कि जो जैम है एक प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर फ्रूट पल्प को शुगर की के साथ बॉईल किया जाता है एक रीजनेबल एक स्टैंडर्ड थिक कंसिस्टेंसी में, और फर्म इनफ टू, इतना ज़्यादा फर्म हो न टू होल्ड टिश्यूज़ को जो वो होल्ड कर सके। जैम एक बड़ा ही कॉमन और प्रोडक्ट है जो इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है, और एक एक आई में फूड का भी एक हम लोग कह सकते हैं ये एग्जांपल है। डिफरेंट फूड प्रोडक्ट है, जैसे डिफरेंट फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, पियर, सपोटा, एप्रिकॉट, पपाया, कैरेट, पम, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, टमाटो, अलग अलग तरह के फ्रूट्स से जो हम लोग फ्रूट जैम को बना सकते हैं। और कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मिक्स फ्रूट जैम, मतलब 2 या 3 डिफरेंट फ्रूट्स को मिक्स करके भी हम लोग फ्रूट जैम्स को बना सकते हैं। ठीक है। और जैम के अंदर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैम के अंदर मिनिमम 0.5 to 0.6% एसिड और शुगर शुड नॉट बी मोर देन 40%, और TSS है उसकी जो 68% उसकी होनी चाहिए। और उसके अलावा एक अगर हम होममेड की बात करें तो जो रेसिपी है कुछ जो इसमें दे रखी है, कुछ एक टेबल की फॉर्म, इससे आंवला अगर हम लोग बनाएंगे तो उसके अंदर साइट्रिक एसिड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। उसके अलावा एप्पल है, अगर हम लोग बनाते हैं तो कितने ग्राम शुगर, वाटर और एसिडिटी जो ग्राम्स के अंदर एक दी हुई है एक 1 kg पल्प के लिए। तो गवावा है, जैसे ग्रेप्स है, उसके अलावा कैरेट है। ठीक है। ये कुछ एक बेसिक अगर होममेड की बात करें। ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि फ्रूट जैम आपको जैसे इसमें आपके जो नोट्स हैं उसमें भी आप लोगों को 2 तरह की दी हुई है डेफिनेशंस, तो आप लोगों को वो दोनों करा दी थी। स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को भी बता दिया था मॉर्निंग में भी। उसके अंदर कुछ एक हम लोग अगर उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन अगर मेथड पढ़ना चाहें तो उससे पहले हम लोग कुछ एक जो इंग्रेडिएंट्स, जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाले जाते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो इंग्रेडिएंट क्या हमारे लिए काम करते हैं, किस चीज़ के लिए हमारे वो काम आते हैं। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स गिव द प्रोडक्ट इट्स स्पेशल फ्लेवर, प्रोवाइड्स पैक्टीन फॉर थिकनिंग। फ्रूट्स है, फ्रूट पल्प तो हमें पता ही है जो यूज़ किया जाता है, बेसिकली फ्लेवर भी हमें देता है। उसके अलावा पैक्टीन जो हमें चाहिए वो भी हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पैक्टीन, पैक्टीन क्या है? अगर हम लोग पैक्टीन की बात करें, पैक्टीन क्या है? पैक्टीन एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट जैम के अंदर, जेली के अंदर, एक तरह से जेल फॉर्मेशन, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि थिकनिंग और बाइंडिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। और फ्रूट्स कंटेन सम पैक्टीन, एप्पल है, कैराबा एप्पल है, गॉसबेरी, पम्स, हाइबुश कैनबेरी, सिट्रस पील्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पैक्टीन। उसके अलावा गवावा भी है जिसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा पैक्टीन होता है। और पैक्टीन बेसिकली करता क्या है? यू कैन मेक थिकर प्रोडक्ट विद दीज फ्रूट्स बाय कंबाइनिंग विद, देखो क्या होता है कि जब हम लोग फ्रूट जैम की बात करें, अगर हम लोग होममेड की बात करें तो हम लोगों को 2 तरह के फ्रूट्स, बेसिकली अगर मिक्स फ्रूट की बात करें तो हमें हमारा बेसिक एम क्या होता है कि हमें पैक्टीन भी नेचुरल अगर जितना अच्छा मिल जाए, एसिडिटी भी जितनी अच्छे से नेचुरल मिल जाए तो उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो हम जो मिक्स फ्रूट जब भी ऐड करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे फ्रूट्स ऐड करते हैं जिसके अंदर पैक्टीन हो, कुछ ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर जो एसिडिक नेचर हैं, और बेसिकली फ्लेवर तो हमें देना ही है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो आर्टिफिशियल हम लोग मतलब एडिशनली जिसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा पैक्टीन को भी ऐड किया जाता है
ये और एक्स्ट्रा एसिड को भी उसके अंदर ऐड किया जाता है। लेकिन अगर होममेड की बात करें तो वहाँ पर पेक्टिन को ज़्यादा एक्स्ट्रा में ऐड नहीं किया जाता, और कोशिश ये की जाती है कि ऐसे फ्रूट्स या जो उसकी जो कॉम्बिनेशन है, रेसिपी ऐसी बनाई जाए तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है पेक्टिन की लगभग वो कंप्लीट हो जाए। पेक्टिन में करता क्या है, जेल फॉर्मेशन है, ठीक है। और एसिड, एसिड क्या, एसिड मस्ट बी प्रेजेंट टू फॉर्म जेल। जेल, एसिड और पेक्टिन का एक कॉम्बिनेशन से हम लोगों को जेल फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर मिल पाती है। और फॉर फ्रूट्स लैकिंग इन नेचुरल एसिड लाइक स्ट्रॉबेरी है, उसके अलावा उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें सिट्रस फ्रूट्स को ऐड करना पड़ता है, एडिशनल साइट्रिक एसिड का जो एक है हमें ऐड करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें शुगर, शुगर हमें पता है शुगर भी जेल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहती है। ये पेक्टिन के साथ और एसिड के साथ मिलके ये कॉम्बिनेशन बना के जेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लेवर को डेवलप करते हैं, स्वीट एज ए प्रिजर्वेटिव, जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इसका प्रिजर्वेटिव का एक्शन है। जो अगर किसी चीज़ का है तो सबसे ज़्यादा इस हमारे जैम के अंदर एक तरह से अगर प्रिजर्वेटिव इसके अलावा शुगर का होता है तो उसके अलावा कॉर्न सिरप्स, हनी को भी ऐड कर लिया जाता है शुगर से। हाफ ऑफ जैसे लिखा है कॉर्न सिरप और हनी कैन रिप्लेस हाफ ऑफ द शुगर इन रेसिपी। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर के तौर पे यूज़ लाइट कलर माइल्ड फ्लेवर हनी, टू मच हनी कैन ओवर पावर द फ्रूट कलर। मतलब अगर हम लोग हनी को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो फ्लेवर है वो जो हमारे नेचुरल फ्लेवर है फ्रूट का या जैम का आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हनी को थोड़ा सा ऐड किया जाता है, थोड़ा सा लाइट फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर बात करें कि हाउ फाउंड इन, तो अगर हम लोग बात करें कि जैम है, जेली है, देखो अगर जैम को कुछ लोग, अगर आप लोग वीडियोस जब देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि बहुत से लोग हैं कि वो जेली जैम को एक तरह से वो मानते हैं कि आप लोगों क्या क्या कहते हैं उसको कि चटनी के तौर पे बनाते हैं। लेकिन जैम और चटनी के अंदर काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम बात करें जैम प्रिपरेशन की, जैम प्रिपरेशन के अंदर कुछ एक हमारे स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ जैम के अंदर ड्राई फ्रूट्स, वॉशिंग, पीलिंग, पल्पिंग, एडिशन ऑफ शुगर, उसके अलावा फिर उसके बाद बॉइलिंग, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड, जजिंग ऑफ एंड फाइन बाय फर्दर कुकिंग, फिलिंग हॉट इनटू बॉटल्स, कूलिंग, वैक्सिंग, कैपिंग एंड स्टोरेज। तो ये एक बेसिक सा फ्लो डायग्राम होता है, कॉमन डायग्राम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। अगर हम लोग बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि पहले काफ़ी जो जैम है वो सिंगल फ्रूट से भी बन सकता है और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं, टू और मोर फ्रूट्स को भी हम लोग ऐड से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स का, तो फ्रूट शुड बी in right proportion which gives good quality of pectin and also natural flavor. For this fully ripe and ripe fruits are used in right proportion। मतलब क्या है, हमारे हमें पता है कि अच्छा अभी पेक्टिन के बारे में एक छोटा सा लेक्चर मैं बाद में इसके अंदर ले लूँगा क्योंकि उसके बाद नहीं तो अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा। पेक्टिन का थोड़ा सा एक बेसिक से चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को अलग से एक लेक्चर ले देंगे इसके बाद। अ, तो अभी हम लोग सिर्फ पेक्टिन को आप सुनो समझो थोड़ा जितना भी समझ सकते हो, ठीक है। एक हम ये कह सकते हैं कि शुगर जो है हमारी, शुगर के बाद एक पेक्टिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ है। एक
एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना हमारा जैम या जेली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नहीं बन पाती। तो हमें नेचुरल अगर हमें पेक्टिन एक्सट्रैक्ट करना है तो जो पील है, छिलके, उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में पेक्टिन मिलता है। और फुली राइप्ड और राइप्ड फ्रूट, फुली राइप्ड का मतलब, फुली राइप्ड फ्रूट्स हमें क्या देंगे, वो फ्लेवर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जबकि राइप्ड है फ्रूट्स हैं वो हमारे गुड क्वालिटी ऑफ पेक्टिन हमें अवेलेबल कराएंगे। और जैसे जैसे फ्रूट है वो ओवर राइप होने लग जाता है, जो पेक्टिन है वो पेक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे हमें फ्लेवर भी मिल सके, एसिडिटी भी मिल सके और एसिडिक फ्लेवर भी मिल सके और नेचर, और उसके अलावा हमें पेक्टिन भी नेचुरल मिल सके। अगर फिर भी हमें लगता है कि हमारे पास पेक्टिन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, पेक्टिन को एडिशनली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड उसके अंदर कर सकते हैं। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट पल्प। हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद साउंड फ्रूट्स, साउंड फ्रूट का मतलब है साफ सुथरे फ्रूट्स हैं, सॉर्टेड करते हैं, उसको अलग छांट लेते हैं, वॉशिंग करते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है उसको साफ़ करके ब्रशिंग करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंगो है, अगर उसको छीलना है, स्टीम करके पल्प निकालना है, एप्पल है उसकी छीलने की जरूरत पड़ेगी, कोरिंग करनी पड़ेगी, स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, हीट करनी पड़ेगी और फिर हमें पल्प मिलेगा। पल्प की प्लम की अगर बात करते हैं उसको स्काल्डेड करना पड़ेगा और फिर उसकी पल्पिंग होएगी। पीच है उसकी, उसको पील करके और फिर पल्प बनेगा। एप्रिकॉट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके फिर स्टीम करके और फिर पल्प में कन्वर्ट होएगा। बेरीज अगर बात करें, आर हीटेड विद वाटर एंड पल्प्ड रखूँगी। तो मतलब क्या है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं हमारे पास, और तो उसके हिसाब से हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट पल्प है, वो जो स्टेप्स है वो चेंज हो जाते हैं। अगर जैसे मैंगो के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले छिलका उतारेंगे, फिर स्टीम करके उसका पल्प बन जाएगा। एप्पल की अगर बात करें तो उसकी पीलिंग होगी, फिर उसकी कोरिंग होगी, कोरिंग मतलब उसके जो सेंट्रल जो बीज वगैरह हैं उनको निकाला जाएगा, फिर उसको हीट करके विद वाटर और फिर वो पल्प में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारे पास कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है, वो उसके हिसाब से हमारा जो प्रिपरेशन स्टेप है वो डिसाइड होगा। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों ने जब फ्रूट को पल्प को प्रिपेयर कर लिया तो जो हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है वो एडिशन ऑफ शुगर। एडिशन ऑफ शुगर का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर टू मेक जैम एंड जेली अप टू 25% ऑफ कॉर्न सिरप फॉर स्वीटनेस कैन बी यूटिलाइज्ड। 25% के आसपास हम लोग जो है कॉर्न सिरप है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैन शुगर ऑफ गुड क्वालिटी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैम, हमें गुड क्वालिटी मतलब क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंप्योरिटी उसके अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए जैम के अंदर। द प्रोपोर्शन ऑफ शुगर टू वेराई फ्रूट वेरीज विद टाइप एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। हमें ये पता है कि शुगर जो कंसनट्रेशन है वो आपके फ्रूट के ऊपर, उसकी वैरायटी के ऊपर, उसकी राइपनिंग के ऊपर, उसके अंदर जो शुगर स्वीटनेस है, शुगर कंसनट्रेशन है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है उसकी राइपनेस के ऊपर और उसकी एसिडिटी के ऊपर। तो हम लोगों को जब भी शुगर ऐड करनी है तो शुगर ऐड करने से पहले हमें फ्रूट पल्प की टीएसएस को चेक करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमें ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास ऑलरेडी शुगर, जो नेचुरल शुगर हमारे पास अवेलेबल कितनी है, ताकि हम लोग एडिशनल जो शुगर उसके अंदर ऐड करेंगे उसकी हम लोग कम या ज़्यादा जो भी हमें करनी है वो किया जा सके हम लोग। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ओवर शुगर उसके अंदर डाल दी है तो एक गमी टाइप का एक मास हमारे पास, जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। एक गमी फील सा देगा। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए और ज़्यादा ओवर शुगर से हमारा जो जेल फॉर्मेशन है वही प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ए फ्रूट पल्प ऑफ शुगर रेशियो 1 इज जनरली फॉलोड। ज़्यादातर क्या किया जाता है, 50-50% ऑफ पल्प एंड शुगर को ऐड किया जाता है, 50-50 का। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड है 45-55 होना चाहिए, 55 फ्रूट पल्प इसके अंदर जरूर होना चाहिए एडिशन। तो अलग अलग रेसिपीज़ हैं, 45 और 55 कॉम्बिनेशन को भी ऐड किया जाता है, कई जगह 50-50 कॉम्बिनेशन को भी यूज़ किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो आप जो बना रहे हो किस हिसाब से बना रहे हो। ठीक है, रेशियो इज यूजुअली शूटेड टू द फ्रूट्स। दूसरा क्या है कि आपके कौन से टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, उसके हिसाब से भी रेशियोज़ हैं वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। थर्ड है, फिर हम लोगों ने एडिशन ऑफ एसिड कर दिया। एडिशन ऑफ एसिड में साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टाइट्रिक एसिड आर प्रेजेंटली प्रेजेंट नेचुरली इन डिफरेंट फ्रूट्स। हमें मिलता है साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और टाइट्रिक एसिड है वो नेचुरली हमें फ्रूट्स के अंदर मिलता है। और एडिशनली भी हमें फ्रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ एसिडिटी एसिड उसके अंदर डालना पड़ता है। एसिड का बेसिकली बेनिफिट ऐड करने का क्या हो जाता है कि हमें
एक तो शुगर पेक्टिन एसिड की जो कॉम्बिनेशन है, देखो ये लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ एसिड becomes necessary as educate proportion of sugar pectin acid is required or to give good set of jam। ठीक है, गुड सेट ऑफ जैम के लिए हमें शुगर पेक्टिन और एसिड, ये जो तीन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सॉरी तीन इंग्रेडिएंट हैं, इनके कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। द रिकमेंडेड पीएच ऑफ फॉर द मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूस एंड पेक्टिन इज, अगर हम लोग रिकमेंडेड पीएच की बात करें तो रिकमेंडेड पीएच की बात करें तो फ्रूट जूस एंड पेक्टिन इज 3.1 होती है। द अगर हम लोग द एसिडिटी ऑफ फिनिश्ड जैम की बात करें तो आपको बताया था 5.5 to 1.6 या 1.7 तक होती है जैम के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ जैम। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनकी जो इनको ऐड करना, टाइम कौन से टाइम पे ऐड करना है और कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक अलग से लेक्चर लेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें। तो when acid is added to in the beginning it will result in poor set। देखो अगर हम लोग एकदम से क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में ही एसिड को अगर डाल देंगे। अच्छा, एसिड का दूसरा बेनिफिट एक और ये होता है कि ये क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जो शुगर क्रिस्टल हो जाती है, दानेदार सा जो फील है, वो भी इस एसिड है वो क्या है, रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इट इज़ ऑफन एडेबल टू ऐड एसिड एट द एंड ऑफ कुकिंग, जब एंड होने वाला आ जाता है, क्योंकि वहीं पे क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एसिड को हम लोग जब कुकिंग हमारी एंड होने वाली हो लगभग, तब उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बिगनिंग में कर देंगे तो जो जेली है वो प्रॉपर नहीं सेट होगी। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेसिंग बॉइलिंग। फ्रूट पल्प को अब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको क्या किया जाता है, फ्रूट पल्प इज कुक विद विशिष्ट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड पेक्टिन एंड फिनिश टू, हम लोग इसको यहाँ पर बॉईल करते हैं इसके अंदर से, ताकि पेक्टिन भी एक्सट्रैक्ट हो जाए, शुगर भी तो कुक हो जाए प्रॉपर तरीके से, फ्लेवर है वो सॉरी डेवलप हो जाए। और जब ये कंटिन्यूसली हम कुकिंग कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर जब हमें लगे कि एक डिजायर्ड टाइम के बाद भी अब हमारा जो जैम है वो सेट होने लगा है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे जजिंग ऑफ एंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ जैम। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एंड पॉइंट, अगर हम जैम की बात करें, एंड पॉइंट के लिए क्या, टू मेक श्योर दैट द जैम इज वेल प्रिजर्व एंड विल हैव लॉन्ग लाइफ, इट इज एसेंशियल दैट फाइनल शुगर कंटेंट 65 to 68% जो हमारा इसका जो TSS है वो होना चाहिए, अगर हमें स्टैंडर्ड उसकी जो शेल्फ लाइफ चाहिए, और अगर हमें प्रॉपर फाइनल जो रिज़ल्ट है वो गुड रिज़ल्ट है वो चाहिए, और लॉन्ग शेल्फ लाइफ चाहिए, तो 65 to 68% होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कि जो शुगर प्रिजर्वेशन की हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंसनट्रेशन है हमारे वाटर एक्टिविटी है वो किस रेंज से किस रेंज तक जो बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा क्यों इतना हमें स्टैंडर्ड चाहिए होता है। When jam is starting to thicken, it will coat the back of spoon. You are stirring it. It is time to start testing it। हाँ, जब आप लोग धीरे धीरे थिकिंग होना शुरू हो जाता है और जब आप उसको हिला रहे हो तो स्पून को, तो आपके स्पून के बैक साइड में वो धीरे धीरे थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है। तो जब हमें लगता है, पता चल जाता है, वही का टाइम होता है कि यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको टेस्ट करना शुरू कर दें कि यहाँ पर ये नज़दीक किसके चला गया, एंड पॉइंट के नज़दीक अब जाने वाला हो गया है। ठीक है, तो एक मिनट, तो उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं एंड पॉइंट को चेक करने के जैम के। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है यूज़ ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग TSS को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करते हैं, और जिससे हमें TSS का आइडिया लग जाता है
भी कितनी TSS उसके अंदर है, जिस TSS की फुल फॉर्म होती है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, ये हैंड रिफ्रेक्टोमीटर है। हैंड रिफ्रेक्टोमीटर के अंदर यहाँ पर एक प्लीज जैम स्पेसिमेन, ये थोड़ी सी जो इसकी लुक है थोड़ी सी चेंज हो सकती है मॉडल के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से। यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसके ऊपर हम लोग सैंपल रखते हैं, जैसे इन्होंने दे भी रखा है, टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ जैम फॉर पैन। पहले जैम का एक प्रोपोर्शन इसके ऊपर रखेंगे, 2 और 3 ड्रॉप इसके प्रिज्म के ऊपर रखेंगे। एक चीज़ का हमें हमारे लिए ज़रूर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका जो जैम है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो प्रिज्म है उसको भी उस पर अफेक्ट हो जाएगा और रिजल्ट हमारा फाइनली सही नहीं आएगा। होल्ड द रिफ्रेक्टोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर को होल्ड करके रखो थोड़ी देर, और लाइट के सामने जब लेके जाएंगे तो हमें एक स्केल दिखाई देगा। उस स्केल के अंदर से रीडिंग अगर हम देखेंगे तो हमें आइडिया पता चल जाएगा कि हमारा जो फ्रूट है, जैम है, उसकी जो वो है रिफ्रेक्टोमीटर है, उससे TSS है वो कितनी है। दूसरा क्या है, यूज़ ऑफ शुगर थर्मोमीटर। आपका रिफ्रेक्टोमीटर का एक वीडियो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए आप ये ना सोचना कि कैसे होता है। यूज ऑफ sugar thermometer. This method is slightly less accurate, but it is very useful for a small scale. हमें पता है कि जब भी हम लोग शुगर कंसनट्रेशन या हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पानी के अंदर तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे अगर अगर 68% शुगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो जो टेम्परेचर है 605 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको अगर हम चेक कर लें, डिपिंग थर्मोमीटर इनटू हॉट वाटर एंड देन इनटू जैम। रिफ्रेक्टोमीटर अगर रीड्स है, थर्मोमीटर रीड करता है 104 to 15 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जैम है वो रेडी हो गया। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानते हैं इसको। जो स्टैंडर्ड के तौर पे अगर हम बात करें, ये एक टेबल दे रखी है, तो ज़्यादातर जो अगर हम लोग बात करें हमारे कॉमनली यूज़ होने वाले जो टेस्ट हैं उनके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो एग्जैक्ट हम लोगों को देता है वो है रिफ्रेक्टोमीटर। अगर सेकेंडली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट का एक चीपेस्ट ऑप्शन है होम स्केल पे हम लोग, क्योंकि रिफ्रेक्टोमीटर पे नहीं खरीद सकते या टेम्परेचर के अंदर भी हमें चेक करने में टाइम लग जाता है या वो एग्जैक्ट मीटर हो सकता है हमारा रीडिंग ना दे। तो ये एक बहुत ही ईजी हम कह सकते हैं टेस्ट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैम की एंड पॉइंट को चेक करते हैं। इसमें सिंपली क्या करते हैं, ग्लास ऑफ वाटर हमें लेते हैं। ग्लास ऑफ वाटर लेने के बाद हम लोग उसके अंदर से स्पून से, चम्मच से एक छोटी सी ड्रॉप हम लेते हैं और उसको उस गिलास के अंदर डाल दिया जाता है। जब उस कोल्ड वाटर के अंदर हम लोग ड्रॉप को डालेंगे तो वो ड्रॉप है एग्जैक्टली अगर सही ऐसी की वैसी अगर वो उसमें चली गई बॉटम तक, जैसे देखो ये डायग्राम में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात करें इसके अंदर क्या है कि ये एक इजी एग्जांपल है और हम लोगों को इसमें ये पता चल जाएगा, ये एक मतलब, लेकिन ये भी ये 100% श्योरिटी नहीं है। अगर आप इस टेस्ट की बात करो कि आप 100% श्योरिटी हम लोग कह दें, 100% श्योरिटी नहीं मानी जाती। लेकिन देखो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जब भी हम लोगों ने ड्रॉप डाली तो ये जो ड्रॉप्स हैं यहाँ पर आगे फैल गया, ठीक है। लेकिन अगर जो सही रिजल्ट होगा, देखो ड्रॉप ऐसे गिरेगी और लगभग बॉटम तक ये ऐसी ही चली गई। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जेल फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है, हमारा जो जैम है वो अब एग्जैक्टली हमारा वो बन गया है, ठीक है। तो ये नीचे देखो, ये नीचे जा रही है और यहाँ पे ये देखो डिसइंटीग्रेट, ये मतलब फैल गई है सारी, ठीक है। तो ये तीन बेसिक तरीके होते हैं, कॉमन तरीके होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। ड्रॉप टेस्ट है, बाय शीट टेस्ट, और शीट टेस्ट भी एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। शीट टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पून के अंदर जैम को रखा जाता है और उसको स्पून को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है। अगर वो जैम है शीट की फॉर्म में नीचे आ रहा है, ड्रॉप ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो जैम है उसकी शीट है वो सेटअप हो गई है। रिफ्रेक्टोमीटर आप लोगों को बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। उसके अलावा
वेट वगैरह इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। कॉमनली अगर हम लोग मैं आपको बताऊं 3 तरह के, रिफ्रैक्टोमीटर, शीट मेथड और ये ड्रॉप टेस्ट, ये 3 ऐसे हैं जिनको यूज़ किया जाता है। ड्रॉप टेस्ट और रिफ्रैक्टोमीटर सबसे बेस्ट जो इफेक्टिव हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्ट रीडिंग देता है वो देता है हमारा रिफ्रैक्टोमीटर। तो तो जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, सिलेक्शन कर लिया, वॉशिंग कर ली, पीलिंग कर ली, पल्प बना लिया, उसके बाद हम लोगों ने शुगर ऐड कर दिया, फिर उसको कंटिन्यूसली बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद हम लोगों ने एसिड डाल दिया, एसिड डालने के बाद हम लोगों ने अब एंडिंग इसका जज पॉइंट है वो ऐड कर लिया। अब उसको क्या किया जाएगा, अब इसको जो करते हैं तो हमारा कहाँ तक पहुँच गए थे हम, हाँ। उसके बाद क्या करते हैं, फिलिंग हॉट इनटू बॉटल्स, इनको क्या किया, गरम गरम इसको इसके अंदर डाल लिया। अब ये सॉरी यहाँ पे आ गया था स्पेक्ट्रोमीटर, एंड पॉइंट चेक कर लिया, एंड पॉइंट चेक लें, फिलिंग एंड पैकिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा एंड पॉइंट हमारा एग्जैक्ट हो गया, हमें पता लग गया कि हमारा जो जैम है वो बन चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कूल द जैम टू अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। हम 85 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसको कूल करते हैं और पोर इनटू फॉर स्टेलाइज जार, और हॉट स्टेलाइज जार्स के अंदर इसको फिल करते हैं। द जार शुड नॉट बी हॉट व्हेन दे आर फिल्ड और दे मे क्रैक। बहुत ज़्यादा जार्स हैं वो गर्म नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो क्रैक हो सकते हैं। इफ़ द जैम इज हाई हॉटर देन 85 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेशन विल फॉर्म अंडर द लिड, द कैन ड्रॉप डाउन ऑन टू द सरफेस ऑफ द जैम एंड डाइल्यूट इट। अगर 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन आपको पता है क्या चीज़ होती है, भी गर्म बर्तन दूध वाला अगर आप ढक देते हैं तो क्या होता है, ढक्कन के ऊपर पानी की ड्रॉप्स आ जाती हैं, तो वो जो ड्रॉप है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से बनती हैं। तो अगर हम लोग इसको भी ज़्यादा ऐसे कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक वो ड्रॉप नीचे गिरने शुरू हो जाएंगी, कन्वर्ट होके वाटर में, और वो उसको लिक्विफाई कर देंगे और मोल्ड की ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है। इफ़ द जैम इज कोल्डर देन दिस इट विल डिफ़िकल्ट टू पोर। बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएगा तो हमें इसको जार्स के अंदर भरना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जार्स को 9 to 10th ऑफ देयर वॉल्यूम उसके अंदर भरना चाहिए। और दूसरा क्या है, इस टेम्परेचर के ऊपर, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वैक्यूम सील है वो भी प्रॉपर है, वो हमारे प्रोडक्ट में उसमें जनरेट हो जाती है। इफ़ द जार इज हॉटर देन दैट इज दे में कोई प्लास्टिक, हाँ अगर हमें प्लास्टिक जार्स की ज़रूरत है तो यहाँ पे टेम्परेचर हमें अराउंड 80 डिग्री पर रखना पड़ता है। और it is prefer to use glass jar and new screw with new screw lid, but if they are not available you can, हाँ यही है कि अगर आप लोगों को ग्लास जार प्रेफर किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप लोग प्लास्टिक जार्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैम और जेली को अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टोर करें, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है अराउंड 12 मंथ की। और अगर हम प्लास्टिक बॉटल की बात करें तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है अराउंड 4 मंथ्स के आसपास होती है। फॉर ऑप्टिमम स्टोरेज टाइम जैम शुड बी स्टोर्ड इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना। कूल और ड्राई प्लेस से अगर हम रखेंगे तो जैम की जो स्टोरेज लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो जैम के बारे में ये चीज़ें थी। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एक हमारे जैम्स के अंदर कुछ एक चीज़ें हो, जैसे कि प्रॉब्लम्स इन जैम प्रोडक्शन की अगर बात करें, जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, स्टिकी ऑफ गमी जैम, अगर बहुत ज़्यादा हम शुगर उसके अंदर डाल देंगे तो गमी और स्टिकी टाइप ऑफ बन जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन अगर आप लोगों ने इन्वर्ट शुगर नहीं डाली है तो क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर हो जाएगी, दानेदार सा फील। प्री मेच्योर सेटिंग आपने एकदम से क्या किया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैक्टीन एकदम से डाल दिया तो उसको उस कंडीशन में प्री मेच्योर सेटिंग हो सकती है। सरफेस ग्रेनिंग एंड श्रिंकेज है। उसके अलावा माइक्रोबियल स्पॉइलेज है। माइक्रोबियल स्पॉइलेज का मतलब है कि आप लोगों ने अगर उसके अंदर एग्जैक्टली हमारा जो सही नहीं रहा या उसके अंदर मोल्ड की ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो भी उसके अंदर रहते हैं। जैसे कि अगर जैसे इसमें आपके नोट्स में भी अवेलेबल कर रखे हैं, क्रिस्टलाइजेशन है,
फाइनल प्रोडक्ट शुड कंटेन 30 to 40% इनवर्ट शुगर की उसके अंदर ज़रूरत होती है। और उसके अलावा ग्रेनीस एंड श्रिंकेज है, जैसे कि दिस कॉज बाय इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ जैम। अगर जैम के स्टोरेज के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर ग्रेनी और सरफेस और श्रिंक के जो रिंकल्स है हमारे को दिखाई देते हैं। उसके अलावा माइक्रोबियल स्पॉइलेज है, अगर आप लोगों ने आपकी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग ऐड करें, इट इज़ आल्सो अवेलेबल एडवाइजेबल टू ऐड 40 ppm सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ KMS। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसकी कंसनट्रेशन कम डाली है या हमारा जो TSS है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है या अदर कोई और रीज़न होने से, अनहाइजीनिक कंडीशन होने से माइक्रोबियल स्पॉइलेज भी हो सकती है। तो स्पेशल केयर्स जब भी हम लोग जैम करते हैं तो इस तरह की रखने इसके अंदर ज़रूरी होते हैं। तो ये आप लोगों का जैम का एक टॉपिक था। इसके अंदर जैसे पेक्टीन के बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता लगा, उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह है अगर उसका वीडियो कोई अवेलेबल हुआ या हाउ टू यूज़ रिफेक्टोमीटर्स वगैरह, तो इस तरह के 1-2 वीडियोस में आपको बना के इसके अंदर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे जेली, हाउ टू मेक जेली।